बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीआरपीसी को स्टार्ट करते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। ठीक है, इसको हम लोग जो जनरली भी देखेंगे, जो टॉपिक्स इसके इम्पोर्टेंट हैं, जो स्पेसिफाइड हैं बल्कि एडीपीपी के सिलेबस में, वो हम लोग वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। जबकि इन जनरल भी जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं या जो रेलेवेंट लॉज हैं, ठीक है, सीआरपीसी के, वो हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही व बारक वसल्लम। आज के लेक्चर में हम लोग डेफिनेशंस का पार्ट इन डिटेल देखेंगे। उससे पहले हम लोग, अगर आपके पास सामने जो बुक्स हैं सीआरपीसी के बेयर एक्ट्स, ठीक है, उसको अगर आप लोग सामने रख लें तो हम लोग सरसरी सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो प्रिलिमिनरी है पार्ट 1, उसमें जो है सेक्शन 1 में बताया हुआ है कि शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट इसकी क्या होगी। शॉर्ट टाइटल जो होगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 होगा, ठीक है, इस बुक का और इस स्टेचूट का, इस एक्ट का। और इसके बाद ये जो कमेंसमेंट डेट है इसकी 1 डे ऑफ जुलाई 1898। तो 1 जुलाई 1898 जो है इसकी कमेंसमेंट डेट है। ये बेशक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम लोग हाईलाइट करते जाएं बेयर एक्ट पे, तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि बेयर एक्ट पे ही हम लोग जब रिवीजन करें तो इसको वो चीज़ें हमारे सामने हाईलाइटेड हुई हों। उसके लिए हम लोग डिफरेंट कलर्स के हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इधर 1 डे ऑफ जुलाई 1898 अपने बेयर एक्ट पे हाईलाइट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि हम लोग शॉर्ट नोट्स एक बना लें, जिसमें कि हम लोग डेफिनेशंस का जैसे पार्ट है तो इस पे 1 पेज नोट्स जैसे होते हैं, जैसे सीएसएस वगैरह में ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होते हैं और यूज़ होते हैं, तो हम लोग उस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है आप लोग वो मेथड अडॉप्ट कर लेना। उसके बाद हम लोग जो है ना एक्ट का, अच्छा, जो बेसिक कह लो पर्पस है वो ये है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर के रिलेटेड जो लॉ था उसको एक तो इकट्ठा करना और उसमें तरामीम वगैरह करना, तो उसका मकसद ये एक्ट बनाना है, यानी कि सीआरपीसी को बनाना है। और इसकी, ठीक है, कमेंसमेंट डेट क्या है, 1 जुलाई 1898, लेकिन ये 22 मार्च 1898 को अडॉप्ट किया गया था ये लॉ। ठीक है, और ये कम इनटू फोर्स आया 1 डे ऑफ जुलाई 1898 को। तो हम लोगों ने इसका शॉर्ट सा प्रियम्बल भी देख लिया है। ठीक है, प्रियम्बल में बताया हुआ है कि कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ करना इसका मकसद था। और इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 1 को भी देख लिया इन डिटेल कि शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है, और ये जो इन्फोर्समेंट इसकी डेट है या कमेंसमेंट डेट है वो 1 डे ऑफ जुलाई 1898 है। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सेक्शन 3 हमें बता रहा है कि इससे पहले, यानी कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है, उससे पहले 1872 और 1882 के लॉज थे, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ही थे। इससे पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 था, 1872 और 1882। और ये जो है एक्ट जो सीआरपीसी 1898 है वो उन सब को जो है वो रिपील करता है। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर कोई इनेक्टमेंट है तो उसको रिपील कर दिया है, और अब जो है वो सीआरपीसी से ही रेफरेंस दिया जाएगा जो भी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर के रिलेटेड होगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि डेफिनेशंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशंस जो है सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड हैं सीआरपीसी की। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, और जो डेफिनेशंस ज़रा इम्पॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने ब्रेक डाउन करके इंग्रेडिएंट्स टाइप में भी लिख लिया है। ठीक है, अदरवाइज़ जो थोड़ा वैसे ही हमें हाउ नो होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज पता होना चाहिए, तो वो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। और इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
नंबर 1 यानी कि 4A नंबर सेक्शन 4A के तहत जो डेफिनेशन है वो एडवोकेट जनरल की है, और एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो अ गवर्नमेंट एडवोकेट, और वेयर देयर इज नो एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट such officer as the provincial government may from time to time appoint in this behalf। यानी कि एडवोकेट जनरल जो है वो गवर्नमेंट एडवोकेट भी इंक्लूड है उनमें, और अगर गवर्नमेंट एडवोकेट या एडवोकेट जनरल नहीं है तो जो भी ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी इस बिहाफ पे वो एडवोकेट जनरल कहलाएंगे। सेक्शन 4B में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस क्या है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल। अब ये सेकंड शेड्यूल CRPC के बिल्कुल एंड पे दिया हुआ है, तो उस एंड पे अगर हम शेड्यूल में जाएं, सेकंड शेड्यूल में, तो 5th कॉलम में जो लिखा हुआ है कि ये ऑफेंस जो है, ठीक है, जो ऑफेंस पहले दिए हुए हैं पहले वाले कॉलम्स में, उसमें ऑफेंस बताए हुए हैं PPC के सारे ऑफेंसेस, ठीक है। उसके आगे 5th कॉलम में जाके बताया हुआ है कि ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो CRPC के सेकेंड शेड्यूल में जिस ऑफेंस को बेलेबल कहला दिया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है, और जो नॉन बेलेबल है वो नॉन बेलेबल। तो बेलेबल में ऑफेंस में ये होता है कि एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो बेल ग्रांट कर दी जाती है अक्यूज्ड को, ठीक है, उसका मैटर ऑफ राइट होता है कि बेल ग्रांट कर दी जाती है इस केस में। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में एज अ मैटर ऑफ राइट या एज अ मैटर ऑफ जो ठीक है राइट नहीं प्रोवाइड की जाती बेल, बल्कि एज अ मैटर ऑफ ग्रेस कह लें उसको, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस में क्या है? मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, ठीक है, उसमें अगर उस कोई ऑफेंस है, उसने उसको ऑफेंस को डिक्लेयर कर दिया कि बेलेबल है ऑफेंस, तो वो भी बेलेबल ऑफेंस कहलाएगा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस इसके अलावा जो भी ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो चार्ज की डेफिनेशन है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज when the charge contains more heads than one। यानी कि अगर एक से ज़्यादा भी चार्ज हैं, ठीक है, तो चार्ज में ये सब आ जाएंगे। मोर देन वन हेड जो अगर हैं किसी चार्ज में तो वो सब 1 by 1 इंक्लूड है उसमें। जैसे कि ज्वाइनर ऑफ चार्जेस का भी हम लोग नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कि चार्ज जो है वो एक ऑफेंस का अलहदा चार्ज होता है, फिर उस दूसरा कोई यानी कि एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं तो फिर उनको ज्वाइंट करके चार्ज जो हैं वो एक से ज़्यादा हेड्स बना दिए जाते हैं, तो वो सारे इंक्लूड होंगे उस चार्ज में। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी देख लिया कि बेलेबल ऑफेंस भी और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी सेकंड शेड्यूल जो CRPC के साथ एनेक्स्ड है ना, उसमें से हमें पता लगेगा। उसके 5th कॉलम में जाके हमें पता लग जाएगा ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसके अलावा कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी हमें कहाँ से पता लगेगा ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, ये भी हमें CRPC के एंड पे जो एनेक्स्ड है शेड्यूल, उसमें से सेकंड शेड्यूल में से हमें 3rd कॉलम, सेकंड शेड्यूल के 3rd कॉलम से हमें पता लग जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जहाँ काबिले दस्त अंदाजी पुलिस, जहाँ पर पुलिस विदाउट एनी वारंट बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, विदाउट एनी वारंट जो अरेस्ट कर सकती है वो कॉग्निजेबल केस होंगे। और ठीक है, और कॉग्निजेबल केस भी वो केस है जिसमें कि पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल केस वो होंगे जो कि जिसमें कि वारंट के बगैर जो है वो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती किसी एक्यूज्ड को। नेक्स्ट आ जाती है कंप्लेंट की डेफिनेशन। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड orally और in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence, but it does not include the report of a police officer। अब कंप्लेंट का मतलब क्या है कि इल्ज़ाम लगाना, चाहे वो ओरल में हो, ठीक है, और ज़ुबानी या फिर वो तहरीरी हो, इन राइटिंग हो। और ये किसको दी जाती है? हमेशा कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट
को दी जाती है और विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, और इसका मकसद यही होता है कि मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो एक्शन लें उस जो कंप्लेंट पे, उस एलिगेशन पे जो उसने ऑरली या इन रिटन जो है वो मेड किया है उस पर वो एक्शन ले। और क्या उसमें उसका होता है कि डैट सम पर्सन, चाहे वो नॉन है या अननोन है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंप्लेंट अननोन पर्सन के खिलाफ भी फिर दी जा सकती है, ठीक है। हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, बस ये है मकसद कि किसी पर्सन ने कमिट किया है ऑफेंस, ठीक है। ऑफेंस कमिट करने की जो कंप्लेंट दी जाती है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, ठीक है, अक्यूज्ड पर, चाहे वो नॉन एक्यूज्ड है या अननोन एक्यूज्ड है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा मैजिस्ट्रेट को दी जाती है कंप्लेंट और की जाती है, ठीक है। और बट इट डज़ नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वो कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं है, और ये सेक्शन 200 ऑनवर्ड जो है वो रिलेट करते हैं कंप्लेंट के साथ CRPC के सेक्शंस, इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाई कोर्ट की डेफिनेशन। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस एंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। एक सूबे में जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट होगी। आगे है इंक्वायरी। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर दैन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोर्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, यानी कि इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करते, ठीक है, लेकिन इस में जो है वो ट्रायल इंक्लूडेड नहीं है। ट्रायल के अलावा जो है वो कोई भी इंक्वायरी जो कंडक्ट करता है मैजिस्ट्रेट साहब या फिर कोर्ट, ठीक है, ये कोर्ट ऑफ सेशंस के लिए यूज़ हुआ है। तो कोर्ट ऑफ सेशंस या मैजिस्ट्रेट साहब जो भी इंक्वायरी करते हैं अदर दैन ट्रायल, ठीक है, ट्रायल के अलावा, तो उसे जो है वो इंक्वायरी कहलाया जाता है। उसका 4K है रेलेवेंट लॉ। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf, यानी कि सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो कि पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है और किस मकसद के लिए करता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक पर्पस ये है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए, और या पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन या कोई भी पर्सन, लेकिन मैजिस्ट्रेट नहीं। मैजिस्ट्रेट साहब के अलावा जो भी कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि अथोराइज करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब खुद इन दिस बिहाफ, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस बेसिक ये है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाए, ठीक है, एविडेंस इकट्ठी की जाए, शवाहद इकट्ठे किए जाए। और ये कंडक्ट कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर कर सकता है या कोई पर्सन जो कि अथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा इंक्वायरी में हमने देखा था कि इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है, लेकिन अदर दैन अ ट्रायल, ट्रायल के अलावा जो प्रोसीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, यानी कि जहाँ पर एविडेंस राइट की जाए, एविडेंस ली जाए और उसको जो है ओथ पे, ऑन ओथ एविडेंस रिकॉर्ड की जाए, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन है। मैजिस्ट्रेट मीन्स आ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड इंक्लूड्स अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेक्शन 12 और सेक्शन 14 के तहत। यानी कि ना सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बल्कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में आते हैं, और ये 4M में प्रोवाइडेड है डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की और नॉन कॉग्निजेबल केस की, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन पढ़ी थी 4F में, इसमें है 4N में है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ऐसा ऑफेंस या ऐसा केस नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, केस जिसमें कि पुलिस ऑफिसर में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि वारंट के बगैर वो अरेस्ट नहीं कर सकते उस पर्सन को जिस पर इल्ज़ाम
लगा है, ठीक है, एक्यूज्ड पर्सन को। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो ऑफेंस की है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और अमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि किसी भी लॉ के तहत उसको सज़ा दी गई है, उस जुर्म की सज़ा दी गई है, उस एक्ट की या ओमिशन की, ठीक है, सज़ा दी गई है तो वो जुर्म है, ऑफेंस है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, ठीक है। तो सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के तहत जो कंप्लेंट की गई है वो भी इंक्लूड करती है ऑफेंस की डेफिनेशन में, ठीक है। आगे है, अच्छा इसकी 4O में है डेफिनेशन ऑफेंस की। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की P में है, 4P में डेफिनेशन है। और तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में इंक्लूड व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन बेसिकली SHO के कहते हैं। और अगर SHO एब्सेंट है फ्रॉम द पुलिस स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और एनी अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ठीक है, या तो वो एब्सेंट है SHO साहब, या फिर अनेबल फ्रॉम एनी इलनेस और अदर कॉज, यानी कि बीमारी की वजह से या किसी भी और वजह से वो अनेबल हो गए कि परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी ड्यूटीज़ वो, तो कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस, जो उस वक्त स्टेशन हाउस में प्रेजेंट है, वो भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन हु इज़ नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज़ अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कि उन ऑफिसर के नेक्स्ट रैंक पे हो, ठीक है, और लेकिन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल इंक्लूड नहीं है, ठीक है, SHO की डेफिनेशन में, ऑफिसर इंचार्ज की डेफिनेशन में। उसके अलावा जो अगर SHO जो है स्टेशन पे मौजूद नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, या फिर अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज हैं फ्रॉम फॉर एनी अदर कॉज, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, तो फिर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल और हु इज़ नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर, यानी कि उनसे जो निचले रैंक का होंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये 4P में डेफिनेशन इसकी दी गई है। नेक्स्ट है प्लेस की डेफिनेशन 4Q में है। प्लेस इंक्लूड्स आल्सो अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल, ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाता है प्लेस में। आगे है प्लीडर की डेफिनेशन। प्लीडर यूज विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स अ प्लीडर और अ मुख्तार अथोराइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट एंड अ वकील एंड एन अटर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट सो अथोराइज्ड and any other person appointed with the permission of the court to act in such proceedings। तो प्लीडर में जो है ना, वो प्लीडर भी आ जाता है, मुख्तार भी आ जाता है, जो कि लॉ ने ऑथोराइज किया हो उसको ताकि वो प्रैक्टिस कर सके कोर्ट में। वकील आ जाता है, एडवोकेट आ जाता है, अटर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट आ जाता है, और कोई भी पर्सन जिसको के कोर्ट ने जो है वो परमिशन दे के कोर्ट की परमिशन के साथ अपॉइंट किया गया हो इस प्रोसीडिंग्स में एक्ट करने के लिए, तो वो भी प्लीडर कहलाएगा। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन है 4S में है। पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स, पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस declared generally or specially by the provincial government to be a police station, यानी कि and includes any local area specified by the provincial government in this behalf, यानी कि जनरली या स्पेशली जो डिक्लेयर की गई है प्लेस पुलिस स्टेशन के लिए, और इसमें इंक्लूड हो जाएगा कोई भी लोकल एरिया जो कि स्पेसिफाई किया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, यानी कि सेक्शन 492 के तहत इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हो रही है, और इसमें इंक्लूड करते हैं कोई भी पर्सन जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शंस के तहत एक्ट कर रहा हो, एंड एनी पर्सन कंडक्टिंग का प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द
स्टेट इन एनी हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जो भी स्टेट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है वो भी पर्सन इंक्लूड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में। नेक्स्ट, सब डिवीजन की एक डेफिनेशन है बस, और सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन। तो ये डेफिनेशंस का जो है वो पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वजह से है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी एडीपीपी के रिलेटेड बल्कि सीएजे के भी अब जो है वो रेलेवेंट है ऑब्जेक्टिव। और हम लोगों ने इस आज जो है वो सेक्शन 1 to 4 अच्छी तरह देख लिया और प्रियम्बल जो है वो अच्छी तरह से देख लिया है सीआरपीसी का। नेक्स्ट हम लोग जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स है ना, कोशिश करेंगे उन लोगों को उन टॉपिक्स को इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर लें, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होंगे टॉपिक्स वो भी हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे, इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी हम लोग साथ साथ कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।